नमस्कार सभी को। साथियों, आज हम अधिगम के आयामों के विषय में परिचर्चा करेंगे। बीएड के दो पत्रों में अधिगम के आयामों के विषय में पाठ्यक्रम में समन्वित किया गया है। एक तो तीसरा पत्र हमारा, जिसके संदर्भ में हम इसकी परिचर्चा कर रहे हैं, तीसरे पेपर के दूसरे अनुवृत्ति में अधिगम के आयाम के विषय में पहले अनुवृत्ति में ही चर्चा किया गया, दूसरे अनुवृत्ति के पहले बिंदु में ही चर्चा किया गया। और तमाम विश्वविद्यालयों का जो आकलन वाला पत्र है, इसमें भी अधिगम के आयाम के विषय में जहाँ तहाँ चर्चा किया गया। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अधिगम के आयाम से क्या तात्पर्य है। तो आयाम को समझने से पहले अधिगम के बारे में, यद्यपि हम सभी जानते हैं, अत्यंत संक्षिप्त में इसकी चर्चा करके फिर इसके साथ सहसंबंधित करते हैं। अधिगम क्या है? व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के थकान की वजह से या फिर कोई ड्रग्स लेने की वजह से, शराब पीने की वजह से या फिर अन्य किसी भी कारण से, दबाव की वजह से किसी व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसको अधिगम नहीं कहेंगे। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहेंगे। वह स्थायी परिवर्तन कब होगा? जब या तो अभ्यास हुआ हो, अभ्यास के द्वारा स्थायी परिवर्तन होगा, प्रशिक्षण के द्वारा ये स्थायी परिवर्तन होगा, अनुभूति के माध्यम से स्थायी परिवर्तन होगा, अनुभव के माध्यम से स्थायी परिवर्तन होगा। तो इनके माध्यम से होने वाले व्यवहार के स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जैसे एक बच्चा है छोटा, वो कीड़ों को पकड़ करके खेल रहा है, उसकी आदत है, कुछ भी कीड़े जैसा दिखेगा उसको पकड़ के खेलेगा। एक दिन गलती से किसी कीड़े को पकड़ता, उस कीड़े ने उसको काट लिया। तो अब बच्चे को अनुभव हो गया कि ये जो कीड़ा इस तरह का दिखाई देगा, इसको हम छुएंगे या पकड़ेंगे तो ये हमें काटेगा। भविष्य में कभी भी वह वापस उस प्रकृति, उस रंग रूप, उस तरह के कार्य पद्धति पर आधारित कीड़े को या तो स्वरूप में या फिर चित्र में या कई बार वीडियो में, टीवी में भी देखेगा, जब भी वो डर जाएगा। कारण क्या है? उसका अनुभव हो गया कि कीड़ा जो है वो काटता है। तो इस अनुभव के द्वारा या फिर अभ्यास के द्वारा एक बच्चे को साइकिल चलाना सीख रहा है, वो कई बार शुरू किया, शुरू में हम सभी ने किया हुआ साइकिल चलाना, बाइक चलाना। शुरू में कई बार हमसे संभलता नहीं है, न हैंडल संभलता है, न पैडल संभलता है, न ब्रेक लगता है, ब्रेक लगाना हम भूल जाते हैं। तो ये तमाम कई बार जब अभ्यास कर लेते हैं तो वो दृढ़ हो जाता है और फिर हम आँख मूंद करके भी इन क्रियाओं को संपादित कर सकते हैं। इसी प्रकार से कभी भी कहीं भी जो कुछ भी थकान के द्वारा या फिर दबाव के द्वारा या फिर ड्रग्स लेने से, शराब पीने से, इनसे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। अपितु या तो अनुभव के द्वारा या अभ्यास के द्वारा या फिर प्रशिक्षण के द्वारा कोई ट्रेनिंग दे दे, ट्रेनिंग लेकर के और फिर हमारा बिहेवियर एक बार चेंज हो गया, हमारा व्यवहार एक बार परिवर्तित हो गया, तो इसको हम अवश्य ही अधिगम कहेंगे। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह स्पष्ट हो गया। यह स्थायी परिवर्तन या तो अनुभव के आधार पर होगा, अनुभूति के आधार पर। अब अनुभव, अनुभूति का अर्थ आप सामान्यतः जानते हैं। अनुभव बाह्य जगत को देख करके होता है। कई बार अनुभूत किया गया जो तत्व होता है, जो तथ्य होता है, जो घटनाक्रम, वो व्यक्ति की आंतरिक अवस्था में जो हम महसूस करते हैं वो हमारी अनुभूति है। जैसे हमारी संवेदनाएं, तो कई बार अनुभव अलग हो सकता है, अनुभूति आंतरिक है और अनुभव बाह्य होता है, यह आप कह सकते हैं। तो इनके दोनों के द्वारा अनुभव, अनुभूति, अभ्यास, प्रशिक्षण, इनके द्वारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कह रहे हैं। स्पष्ट हो गया। अब हम परिचर्चा करते हैं कि अधिगम के आयाम क्या हैं। साथियों, आयाम को अंग्रेजी में डायमेंशन शब्द से संबोधित किया गया। सामान्य अर्थ में डायमेंशंस का मतलब होता है घटक तत्व, अर्थात अधिगम जिन घटक तत्वों से मिल करके बना है, कौन से ऐसे घटक तत्व हैं, उन्हीं को अधिगम के आयाम के नाम से हम संबोधित करेंगे। अर्थात अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कौन कौन से व्यवहार या कौन कौन से सोपानों का हम सोपानों, किन किन सोपानों को फॉलो करते हैं, किन किन सोपानों का हम जो है क्रमबद्ध रूप से चल करके, सोपानों को पार करके अधिगम तक पहुंचते हैं, इसी को बोलेंगे अधिगम के आयाम।
तो इस संदर्भ में सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट मार्जानो नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने बहुत लंबा अपना एक अध्ययन किया। अध्ययन करके इन्होंने 5 प्रकार के अधिगम के आयामों का उल्लेख किया हुआ। आयाम का अर्थ आप समझ गए। अभी जब हम उदाहरण देखेंगे तो आप स्पष्टता समझ जाएंगे। फिलहाल आप एक लाइन समझिए, अधिगम के आयाम किसे कह रहे हैं कि वो सोपान क्रम, वो घटक तत्व जिनसे मिल करके अधिगम तैयार होता है। अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना, अर्थात व्यवहार में हो जाने वाला स्थायी परिवर्तन। तो एक पूरा प्रोसेस एक फॉलो करते हैं हम, तब जाके कोई चीज़ हम सीखते हैं। ऐसा नहीं कि एकाएक हमारे सामने परिस्थिति आती है, हम एक बार में सीख जाते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना, पूरी प्रक्रिया है ना, इसी को, पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को आयाम शब्द से यहाँ संबोधित कर रहे हैं। अब रॉबर्ट मार्जानो ने 5 प्रकार के जो अधिगम के आयाम बताए हैं, उसमें पहला बताया है अभिवृत्ति अथवा प्रत्यक्षण, एटीट्यूड एंड परसेप्शंस। अभिवृत्ति और प्रत्यक्षण क्या बताया? पहला अधिगम के आयाम है अभिवृत्ति और प्रत्यक्षण। अब ये अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड क्या है, और दूसरा परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण आधारित है। प्रत्यक्षण किसी वस्तु को देखना, देख करके हमारे मस्तिष्क में जब उसके प्रति कोई भावना बन जाती है, कोई वृत्ति बन जाती है, तो इसी को ये कह रहे हैं पहला स्टेप है। अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जो घटक तत्व, उनमें से पहला घटक तत्व है अभिवृत्ति या प्रत्यक्षीकरण। अभिवृत्ति और प्रत्यक्षीकरण आप कहिए। ये अभिवृत्ति का निर्माण जो है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर हो रहा है। किसी चीज़ का आप साक्षात्कार करते हैं, साक्षात्कार करने के बाद उसके संबंध में मस्तिष्क में या मन में जो भी धारणाएं बनती हैं, जो भी वृत्तियां बनती हैं, जो भी अभिवृत्तियां बनती हैं, वह अधिगम का पहला सोपान है, वह अधिगम का पहला आयाम है, वह अधिगम की प्रक्रिया का पहला सोपान है। इसी को पहला आयाम कहा। कैसे, क्या, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आप अपने किसी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ से आप किसी दूसरे क्षेत्र में गए हैं। आप साउथ में रहते हैं तो आप नॉर्थ में एक दिन के लिए गए हुए हैं। एक दिन में साउथ से नॉर्थ का, आप एक बार दक्षिण से लेकर उत्तर तक में बहुत अंतर है। क्लाइमेट का अंतर है, वातावरण का अंतर है, और फिर वहाँ के मौसम का अंतर है, लोगों का विचार, व्यवहार, शैली सब अलग अलग है। तो जब वहाँ आप जाते हैं तो जाने के बाद पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मिल करके क्या यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं या यहाँ के लोग तो बहुत खड़ूस हैं, कोई ना कोई आपके मन में एक वृत्ति बनेगी उनके प्रति, एक अभिवृत्ति का निर्माण होगा। ये कब हुआ? जब आप पहली बार उनका साक्षात्कार किए। पहली प्रत्यक्षीकरण के आधार पर आपके मस्तिष्क में कोई वृत्ति बनती है। यहीं से लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यहीं से अधिगम की प्रक्रिया शुरू होती है। इसीलिए इसको फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग कह सकते हैं, या डायमेंशंस में फर्स्ट डायमेंशंस ऑफ लर्निंग कह सकते हैं। अधिगम का प्रथम आयाम कह सकते हैं, क्योंकि पहले साक्षात्कार में आप हूबहू सीख नहीं गए, जान नहीं गए किसी भी परिस्थिति को, अभी तो उसके बारे में थोड़ा सा देखा समझा। आप याद करिए, पहले दिन आप स्कूल जाते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, तो किसी अध्यापक के प्रति या क्लासरूम के प्रति या पूरे इंस्टीट्यूट के प्रति फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है, पहला जो प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, पहला जो साक्षात्कार होता है, उससे आपके मस्तिष्क में कोई ना कोई धारणा बनती है, या आपके दोस्त के प्रति पहली धारणा ये बन जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप है अर्जन और एकीकरण, ज्ञान का अर्जन और एकीकरण। इन्होंने कहा है एक्वायर एंड इंटीग्रेटेड द नॉलेज। अब देखिए, एक्वायर करना और इंटीग्रेट करना, दो चीज़ों को इन्होंने रखा है। वस्तुतः एक्वायर जो शब्द है, एक्वायर अधिग्रहण शब्द है होगा, इसका अर्थ होगा, और अर्जन अलग है और एक्वायर अलग है। अर्जन का क्या अर्थ है? अर्जन में जब किसी, जैसे विद्या का हम अर्जन करते हैं अपने गुरु से, अपने अध्यापक से, तो उसका मूल तत्व हमेशा उसका सर्वाधिकार गुरु के पास सुरक्षित रहता है। वो अपने में से कुछ अंश हमें प्रदान करता है जो हम आगे लेकर के प्रसारित करते हैं। इसको बोलते हैं अर्जन करना। और एक्वायर क्या है? एक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहण करना। अधिग्रहण मतलब सर्वाधिकार उसका छीन लेना, हमारे अपने पास ले। जैसे हम जमीन का एक्वायर करते हैं, किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं, तो भूस्वामी जो था वो अपना सर्वाधिकार हमें सौंप देता है। उस आज के बाद उस ज़मीन के मालिक हम सिर्फ हम ही हैं। तो इसको कहते हैं एक्वायर करना।
और अर्जन के एक्वायर करना अर्थात अधिग्रहण करना। और अर्जन क्या है? अर्जन में हमेशा मूल जो व्यक्ति है, पक्ष है, उसके पास उसका अधिकार हमेशा रहता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ज्ञान का अर्जन करना और एकीकरण। दूसरा, तो पहले स्टेप में ये दूसरा जो अधिगम का आयाम है वो है अर्जन और एकीकरण, ज्ञान का अर्जन और एकीकरण। अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है एक्वायर एंड इंटीग्रेटेशन। इंटीग्रेशन मतलब एक उसके संबद्धीकरण, एकत्रीकरण कह सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि जब पहली बार उस स्कूल में गए, कॉलेज में गए या जहाँ भी, तो पहली बार जो आपके मन में, मस्तिष्क में धारणा बनी थी, चाहे स्कूल के प्रति, कॉलेज के प्रति, या हम साउथ नॉर्थ की चर्चा कर रहे थे तो यहाँ के मौसम के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, जब कुछ समय हम उनके साथ बिताते हैं तो उनके बारे में कुछ जानकारी हम एकीकरण कुछ जानकारी वहाँ से हम एक्वायर करते हैं, कुछ नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, उनके बारे में कुछ सूचनाएं, कुछ तथ्य हम एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करने की प्रक्रिया को ही अर्जन कहा जाता है। तो अधिगम का दूसरा स्टेप है, सबसे पहले विषय वस्तु का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के बाद उससे संबंधित कुछ तत्वों, तथ्यों, तमाम सूचनाओं का हम अर्जन करते हैं, और अर्जन करके जो हमारे मस्तिष्क में पहले अभिवृत्ति बनी थी, पहले जो हमारे मस्तिष्क में एक उसका कॉन्सेप्ट तो नहीं था, एक धारणा बनी थी, तो उस धारणा से एकीकृत करते हैं, संबंधित करते हैं। अर्थात पहला डायमेंशन था एटीट्यूड एंड परसेप्शन, सेकंड हुआ एक्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पर उससे संबंधित पहले में क्या हुआ, किसी व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ तो उसके संबंध में हमारे मस्तिष्क में कोई वृत्ति बनी, कोई अभिवृत्ति बनी। दूसरे स्टेप में क्या होता है, उससे संबंधित हमने कुछ सूचनाएं एकत्रित की, और एकत्रित करके फिर तीसरे स्टेप में जाते हैं। तीसरा जो डायमेंशन है, तीसरा जो घटक तत्व है, उसको यहाँ पे क्या है, एक्सटेंड एंड रिफाइन नॉलेज, ज्ञान को विस्तृत करना और परिष्कृत करना, यह कह सकते हैं। तो अब हम एक्सटेंड करते हैं और रिफाइन करते हैं। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट एक बना था, उस कॉन्सेप्ट को अब जब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए, कुछ सूचनाएं और हम अर्जित किए, तो उन सूचनाओं से हम अपने नॉलेज को एक बार रिफाइन करते हैं, एक बार उसको परिष्कृत करते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति के बारे में हमने तो ऐसा सोचा था लेकिन ये ऐसा लग रहा है। सोचिए, आपके दोस्त से आपने मिला था, वो तो बहुत खड़ूस था, पहली बार अभिवृत्ति बनी थी, फिर उसके साथ थोड़ा समय बिताया, समय बिताने के बाद फिर सोचा कि अब रिफाइन क्या करते हैं, जो पहली धारणा बनी थी ना, उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन करके नहीं, हमने ऐसा सोचा था लेकिन ये ऐसा है, ये थोड़ा जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं, अपितु उससे कुछ अलग लग रहा है। और फिर जब ये इतनी चीज़ें, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको एक्सटेंड करते हैं, जो हमारा नॉलेज था, जितना हमारा ज्ञान था, उसको अब हम विस्तृत कर रहे हैं यहाँ से। तो तीसरा डायमेंशन है एक्सटेंड एंड रिफाइन नॉलेज। अब क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया था उस इन्फॉर्मेशन को अब एक बार फिर से हम रिफाइन करते हैं, और जो नॉलेज गेन किया था उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, जो सूचनाएं हमने एकत्रित की थी उनको परिष्कृत कर रहे हैं, और जो उस सूचनाओं के आधार पे जो अभिज्ञान हुआ था हमारा, उस ज्ञान को और हम विस्तृत करते हैं। ये तीसरा डायमेंशन है। और फिर उसके बाद चौथा आ रहा है ज्ञान का अर्थपूर्ण उपयोग, यूज ऑफ नॉलेज इन नॉलेज मीनिंगफुली। अब मीनिंगफुली कॉन्सेप्ट में, मीनिंगफुल जो कॉन्सेप्ट हैं, जो तत्व हैं, जो अर्थपूर्ण क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये जो नॉलेज हम नया गेन कर रहे हैं, जिससे हमारा एक्सटेंड हुआ, पहले से जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था वो एक रिफाइन होकर हमने अपने एरिया को एक्सटेंड किया, उसको फिर हम एक मीनिंगफुल जो स्कोप है उसमें यूज़ करेंगे। एक जो अर्थपूर्ण क्षेत्र है, उस अर्थपूर्ण क्षेत्र में इस अधिकृत ज्ञान को, इस परिष्कृत ज्ञान का हम फिर से उपयोग करेंगे, और जब उपयोग होगा तब हमारे मन की जो है आदतें, हैबिट्स ऑफ माइंड, एक मन की हमारी आदत बनेगी कि नहीं, ये चीज़ ऐसा नहीं, ऐसा ही है।
तो इसके आधार पर एक पूरी ही अधिगम की प्रक्रिया पूरी होती है। यही सब 5 अधिगम के आयाम है। कितने बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? रॉबर्ट मार्जानो के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अधिगम के 5 आयाम हैं। पहला बताया कि सबसे पहला जो स्टेप होता है अधिगम की स्टार्टिंग, अधिगम की शुरुआत जब नहीं होती है, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में कोई अभिवृत्ति बनती है, किसी क्षेत्र के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटनाक्रम के प्रति। उस अभिवृत्ति जब भी साक्षात्कार होगा उसका, तो उसी का है ये परसेप्शन, एटीट्यूड एंड परसेप्शंस। दूसरा जो है एक्वायर एंड इंटीग्रेट नॉलेज। अब कहा कि जब हमारे मस्तिष्क में एक अभिवृत्ति बन जाती है तब उसके संदर्भ में हम अन्य इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्वायर करते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित अन्य सूचनाओं का अर्जन करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, एकीकृत करते हैं। क्या क्या हमने सोचा था और ये किस किस क्षेत्र में आ रहा है उसको क्रमबद्ध रूप से स्थापित अपने मस्तिष्क में संजोते हैं। फिर तीसरा स्टेप है, तीसरा को बोल रहा है स्टैंड एंड रिफाइंड नॉलेज। अब एक्सटेंड करना है, जो हमारा ज्ञान जितना था उसको विस्तृत करना है, बढ़ाना होता है। और फिर रिफाइन, परिष्कृत करना, जो सोचा था वो नहीं, अभी तो जो मिल रहा है वो, उस तरह से इनको आपस में तालमेल बैठाना होता है। उसके बाद से चौथा जो स्टेप है उसको कहते हैं फिर यूज नॉलेज ऑफ मीनिंगफुल। उसके बाद से जब ऐसा ज्ञान हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है, फिर इस नॉलेज का, इस ज्ञान का अर्थपूर्ण क्षेत्र में हम उपयोग करते हैं। और उपयोग करने के बाद से फिर हमारी एक मन या आदत हमारी ऐसी बन जाती है कि उसके बाद हम भविष्य में जब भी प्रयोग करना होता है तब उस वस्तु को जो इस क्रम से आया इसको हम स्वीकार किए रहते हैं, याद किए रहते हैं। तो देखिए, ऐसे तो हम कह रहे हैं कि अधिगम कैसे हो रहा, कीड़े ने काट लिया, बच्चा सीख गया कि अब कीड़े को नहीं छुएंगे। लेकिन ये इतने के बीच में ये पूरा पांचों जो है सोपान फॉलो कर रहा है बच्चा। हम सीखने के इन पांचों स्तर पर सीख रहे हैं। आप समाज में रह रहे हैं, ये मनोविज्ञान बिल्कुल व्यावहारिक विज्ञान है। आप व्यवहार में देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। जब भी आप नए जगह पे जाते होंगे, नए व्यक्ति से मिलते होंगे, तो आप इस पूरे क्रम को फॉलो करते होंगे। सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में कुछ अलग सोचते होंगे, देखते होंगे जब साक्षात्कार करेंगे। फिर उसके बारे में कुछ सूचनाएं आपको मिलेंगी। फिर जो पहले आपने सोचा था उसके साथ वो एकत्रीकृत करते हैं, उनको क्रमबद्ध रूप से स्थापित करते हैं। फिर जो पहले धारणा बन गई थी उस धारणा को परिष्कृत करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ये है। और तब आपके ये जो नॉलेज का एरिया है, आपके ज्ञान का क्षेत्र है, इसका विस्तार होता है। विस्तार के बाद फिर अपनी बातों को आप जो अर्थपूर्ण क्षेत्र यानी यूजफुल जो एरिया है वहाँ पर आप उसको फिर लगाते हैं, समझते हैं। और भविष्य में इस तरह का करें कि नहीं करें, इसके आधार पर आपकी एक हैबिट बन जाती है, हैबिट ऑफ माइंड। और भविष्य में सारा प्रयोग फिर उसके आधार पे कहते हैं। तो कहने को तो ये अधिगम सिर्फ एक शब्द में कह दे रहे हैं कि व्यवहार में हो जाने वाले परिवर्तन को अधिगम कह रहे हैं, व्यवहार में हो जाने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कह रहे हैं। लेकिन ये 5 जो अधिगम के आयाम हैं, इन आयामों के माध्यम से होकर के ये पूरा हो रहा है। इस प्रकार से ये रॉबर्ट मार्जानो की कहना था। एक समेकित अधिगम के आयामों के विषय में एक चर्चा और किया है सामूहिक रूप से कई शिक्षा शास्त्रियों ने मिल करके, उसके बारे में फिर हम एक चर्चा करेंगे भविष्य में। वैसे कहीं भी आपसे अधिगम के आयामों के विषय में पर चर्चा किया तो यही अधिगम के आयाम हैं और ये स्पष्ट है पूर्णतः। आगे एक कुंद इल्लेरिस नाम के शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने 3 अधिगम के आयाम बताए हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक। उनका कहना है कॉग्निशन, इमोशन और सोशियल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशियल, ये कह लेते हैं। कॉग्निटिव का मतलब यह है यहाँ पर कि संज्ञानात्मक होता है अधिगम, पहले व्यक्ति के संज्ञानता कुछ विकसित होती है किसी भी पक्ष में। फिर हम भावनाओं, उसके साथ तादात्मीकरण होता है हमारा, उसको संवेदनशील उसके प्रति होते हैं। और फिर सामाजिक पहलुओं में उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इस स्तर से ये इसका अधिगम के आयाम 3 प्रकार के होते हैं। एक समेकित और 5 अधिगमों के स्टेप हैं अधिगम के आयामों के। हम अगले व्याख्यान में उसकी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न रहता है, कोई जिज्ञासा रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सबको।